नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है मेरा गांव मेरा देश का। बीजेपी 42वां स्थापना दिवस मना रही है। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में बीजेपी कार्यालय में बीजेपी का झंडा फहराया। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि बड़े संघर्ष के साथ पार्टी की स्थापना हुई और अब देश के अधिकांश राज्यों में बीजेपी का शासन है। साथ ही कहा कि अंत्योदय को लेकर हमारी पार्टी समूचे देश में शासन कर रही है। सीएम ने परिवारवाद की राजनीति पर बोलते हुए कहा कि कुछ दलों में परिवारवाद की राजनीति हावी रहती है, जो सिर्फ अपने ही लोगों को बढ़ाने का काम करती है। कुरुक्षेत्र में बीजेपी का स्थापना दिवस मनाया गया। बीजेपी स्थापना दिवस के मौके पर आपको बता दें कि बीजेपी में जश्न का माहौल देखने को मिला। जिले में कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल ने शिरकत की है, जहां सीएम ने धर्मनगरी को 14 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात दी है और 11 करोड़ की लागत से बने 3 पावर हाउस का उद्घाटन किया। साथ ही सीएम मनोहर लाल ने थानेसर में सीनियर सेकेंडरी स्कूल के भवन का उद्घाटन किया और बुढ़ापा पेंशन लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए। सालों में इतनी मेहनत की है हमारे कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने, कि आज देश में सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी हमारी है। सबसे ज्यादा हमारे विधायक हैं, सबसे ज्यादा प्रदेशों में हमारा शासन है। केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक बहुत ही सॉलिड मजबूत सरकार, पूर्ण बहुमत की, अच्छे बहुमत की सरकार हमारी चल रही है और इसी प्रकार से जैसे हम बढ़ रहे हैं आगे लगातार बढ़ेंगे, इसमें कहीं यमुनानगर में बीजेपी का स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर हरियाणा के शिक्षा और वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर मौजूद रहे। इस दौरान कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि 1980 में बीजेपी की स्थापना की गई थी। उस वक्त बीजेपी के 2 एमपी थे, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी, हम डटे रहे। बीजेपी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और कई बड़े राज्यों में बीजेपी की सरकार है। साथ ही शिक्षा मंत्री ने बताया कि हरियाणा में शिक्षकों के लिए काफी पद खाली हैं, जिसके लिए भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। यानी वैश्विक दृष्टिकोण से में हमारी पार्टी का स्थापना दिवस है और 1980 में रोसा कोटला मैदान में पार्टी की स्थापना हुई और उसके बाद मुंबई में पार्टी का अधिवेशन हुआ और उसमें मोहम्मद करीम छांगला जो है उस हमारे मुख्य अतिथि थे और उस टाइम उन्होंने हमारा कार्यक्रम देखने के बाद कहा था कि लोग कहते हैं कि भाई कांग्रेस का कोई विकल्प नहीं है। मैं कांग्रेस का विकल्प आज अपने सामने देख रहा हूँ। उसमें जिस प्रकार से पार्टी ने काम शुरू किया, हालांकि चाहे हमारे 2 मेंबर भी रहे, लेकिन हमारा हौसला कम नहीं है। पार्टी हौसले के साथ काम करती रही और आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, जिसके सबसे ज़्यादा सदस्य हैं और पूरे देश में लगभग ज्यादातर प्रदेश ऐसे हैं जहां पे हमारी सरकार है और आज देश में भी हमारी पूर्ण बहुमत। चंडीगढ़ में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान हुड्डा ने कहा कि एसवाईएल और हिंदी भाषी क्षेत्रों के मुद्दे को लेकर हमने हरियाणा का पक्ष अपने शासनकाल के दौरान मजबूती से रखा। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि हमारी प्राथमिकता एसवाईएल को लेकर है, बाकी सभी मुद्दे इसके बाद आते हैं। हुड्डा ने कहा कि चंडीगढ़ पर हरियाणा और पंजाब के साथ साथ हिमाचल का भी हक है। उन्होंने कहा कि सीएम मनोहर लाल पहले प्रधानमंत्री से समय लें, उसके बाद हरियाणा की बात उनके सामने रखी जाएगी। तो कहा ना हमने, भाई हमारे को चंडीगढ़ हमारा है, इट इज यूटी और उसमें देयर आर 3 इश्यूज, डिफरेंट इश्यूज उठाए हमने। वन इज वाटर, अनदर इज हिंदी स्पीकिंग टेरिटरी, थर्ड इज कैपिटल। तो फर्स्ट प्रायोरिटी इज फॉर वाटर, सबसे पहले वही है और वही आधार लेके बात चली, उसी का झगड़ा था। अंतिम होना यह है कि हमने कहा है ऑन द फ्लोर ऑफ कहा भाई हम साथ हैं, चीफ मिनिस्टर के, प्राइम मिनिस्टर से मिले, प्रेसिडेंट से मिले, गवर्नर से मिले और इसको इम्प्लीमेंट कराएं और कंटेम्प्ट कोर्ट में डालें, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने वो दे रखा है और हम हाथ पे हाथ इस बात पे किसी के कहने से ये करें। मैंने तो ये कहा था हाउस में कि भाई नेगोशिएट करने की जरूरत नहीं थी,
दैट ऑर्डर इज ऑलरेडी अटेन्ड फाइनलिटी। तो एक बात पे कहते हैं, हम बात नहीं करेंगे भाई, ऑर्डर इंप्लीमेंट करो। चंडीगढ़ में 7.1 उनका भी था, बाकी 60-40 जो रिमेनिंग में हरियाणा का है, जितने दफ्तर वगैरह है, बट इट इज यूटी। अब तो सेंटर ना ये हरियाणा का है, ना पंजाब का है, ना हिमाचल का है, ये तो यूनियन टेरिटरी है। चंडीगढ़ इज यूनियन टेरिटरी, इट इज नाइदर ओन्ड बाय हरियाणा नॉर पंजाब। क्यों? मैं तो कहा भाई हरियाणा का, जब वही तो सवाल है ना, शाह कमीशन ने हरियाणा को दिया, फिर वो कोई इंप्लीमेंट तो नहीं हुआ ना, दैट इज एंडेड। नाउ सुप्रीम कोर्ट हैज डिसाइडेड इन फेवर ऑफ हरियाणा SYL पानी जो है। तो मैं तो कह रहा हूं 3 मुद्दे हमारे भाई, एक एक। तोमे हुड्डा ने प्रदेश के तमाम मुद्दों को लेकर सरकार पर भी निशाना साधा। नीति आयोग की रिपोर्ट में गरीबी के आंकड़ों और डाडम की सीबीआई जांच समेत कई मुद्दों को लेकर हुड्डा ने सरकार को घेरा। नीति आयोग की रिपोर्ट आई है 2020-21 की, और भी बढ़िया होगा। उसमें 11.6 जो है पॉपुलेशन जो है वो हरियाणा की, इट इज लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। इसका मतलब क्या है कि 30 लाख लोग जो हैं जिनकी इनकम 29 रुपए रोज से कम इन रूरल एरिया और 33 रुपया रोज से कम इन अर्बन एरिया। 14 के बाद और 19 तक बता रहा हूँ, 14 से 19 के बीच में 2337 इलीगल कॉलोनीज डेवलप हुई हैं, इसका 2337, और 20 में 586 हो गई। टोटल जो है 2923 इलीगल कॉलोनी हो गई। इसका मतलब यह है कि रोज एक इलीगल कॉलोनी यहाँ कट रही है। ये टाटा माइनिंग में गया, वहां जिस तरह से देखा, उस समय मैंने यहाँ हाउस में भी रेज किया था, भाई सीबीआई की इंक्वायरी कराओ, क्या हो रहा है, इतनी लूट मची हुई है। आज आपके सामने देखा 67 करोड़ रुपए जुर्माना हो गया, और अब ये होगी कमेटी देख कितना इनके निकलेगा, ये आपके सामने। फिर जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, अब एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि हम जो है 11 नए मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, लेकिन 24 सिविल हॉस्पिटल है हमारे, उसमें से 19 में तो केमोथेरेपी नहीं है, 19 में MRI नहीं है, 4 में CT स्कैन नहीं, 5 में डायलिसिस का प्रबंधन नहीं, और 20 में कैथ लैब नहीं, और स्टाफ की शॉर्टेज है हर जगह। और जब कोरोना काल में 2200 के करीब हेल्थ वर्कर वगैरह लगाए थे, वो उनको टर्मिनेट कर दिया। रेगुलराइज करना चाहिए था, जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल के सेवा की। जो कहा था भाई डबल हम तनख्वाह देंगे, वो भी वापस दे दिया। इसी प्रकार से आपका एजुकेशन में जो है, मैं जो कहा ना 50-60 हजार जो टीचर्स की जो खाली जी, कोई इस तरफ कोई कदम उठा नहीं। प्रिंसिपल खाली है, 50% जगह प्रिंसिपल डालिए नहीं है 50% स्कूलों में। अब मैं बार बार इस बात को कह चुका, भाई ये तो हालात ऐसे हो गए, अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं, स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं, और सरकारी दफ्तर में जाओ तो कर्मचारी नहीं, और कोई बात करो अब ये मदद करो तो खजाना खाली। 1 अप्रैल से प्रदेश भर में गेहूं की खरीद जारी है। वहीं अगर बात करें महेंद्रगढ़ जिले की, तो अब तक एक भी किसान गेहूं की फसल लेकर मंडी नहीं पहुंचा है। जिले भर में गेहूं की खरीद के लिए 7 मंडियां निर्धारित की गई हैं, लेकिन गेहूं की आवक नहीं हो रही है। मार्केट कमेटी सेक्रेटरी नकुल यादव ने बताया है कि जिले की 7 मंडियों में मार्केट कमेटी ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं, लेकिन किसान ही नहीं अपनी गेहूं फसल लेकर यहां पहुंच रहे हैं। उन्होंने बताया कि यहां गेहूं का एरिया बहुत कम है, दूसरा सरकारी मूल्य से अधिक मूल्य पर बाहर गेहूं बिक रहा है, ये भी एक वजह है किसान मंडियों में नहीं पहुंच रहे हैं।
गेहूं की खरीद के लिए हमारे पास 7 मंडी निर्धारित की गई हैं हरियाणा सरकार के द्वारा और 7 मंडी के अंदर सारे प्रबंध किए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक किसान अपनी फसल लेके गेहूं की फसल लेके नहीं आ रहे हैं। एक तो यहाँ पर जो कल्टीवेटेड एरिया है गेहूं का वो भी कम है और मार्केट में 2200 से 2300 रुपए रेट चल रहा है, जिस वजह से किसान 2015 पे अपनी फसल। गुरुग्राम में पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि बदमाशों ने गोदरेज कंस्ट्रक्शन कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट और मैनेजर का अपहरण कर मारपीट और लूट की वारदात को अंजाम दिया है। दरअसल कंस्ट्रक्शन साइट पर कॉन्ट्रैक्ट को लेकर कंपनी प्रबंधन और कॉन्ट्रैक्टर रवि यादव के बीच विवाद चल रहा था, जिसके बाद बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। वहीं पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। न्यू कॉलोनी के इलाके में एक प्राइवेट बिल्डर के एक सीनियर मैनेजर रैंक के अधिकारी को उसकी गाड़ी के आगे स्कूटी लगा के और बुरी तरह से उसके साथ मारपीट की गई और उससे उसका पर्स और गाड़ी की चाबियां छीन के लेके गए थे, जिसके संबंध में हमने 379(b) के तहत व अन्य संबंधित धाराओं में केस रजिस्टर करके और उसकी इन्वेस्टिगेशन की। इन्हीं लोगों ने पहले भी सेक्टर 40 में इसी कंपनी के एक उच्च अधिकारी के साथ भी इसी तरह की घटना को अंजाम दिया था। हमने क्राइम टीम सेक्टर 17 के इंचार्ज इंस्पेक्टर नरेंद्र के नेतृत्व में काम करते हुए उसमें शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। प्रदेश में 134 ए को हटाए जाने का मामला गरमाने लगा है, जिसे लेकर अब यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिव्यांशु बुद्धू राजा के नेतृत्व में जगाधरी स्थित शिक्षा मंत्री कौरपाल गुर्जर के निवास स्थान का घेराव करने के लिए पहुंचे। कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए मौके पर पुलिस बल तैनात रहा। पुलिस ने शिक्षा मंत्री के निवास स्थान पर जाने वाले रास्ते में बैरिकेडिंग की हुई थी और जैसे ही कार्यकर्ता बैरिकेड के नजदीक पहुंचे पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में धक्का मुक्की हुई। देखिए जी, हाल ही में हरियाणा सरकार ने हरियाणा के जो गरीब अभिभावक हैं उनके बच्चों पर, विद्यार्थियों पर एक कुठारघात करने का काम किया। आज से पहले हरियाणा विद्यालय अधिनियम 2003 के तहत नियम 134(a) के तहत हरियाणा में प्राइवेट स्कूलों में, हर प्राइवेट स्कूल में गरीब मेधावी विद्यार्थी जो कि EWS और BPL वर्ग के जो विद्यार्थी थे उनके लिए हर प्राइवेट स्कूल में 10% सीटें आरक्षित होती थी, परंतु हरियाणा सरकार ने प्राइवेट स्कूलों को खुश करने के लिए आज ये कोटा, ये अधिनियम, ये नियम रद्द कर दिया है। एक तरफ तो हरियाणा सरकार गरीब हितैषी होने का वादा करती है और दूसरी तरफ इस प्रकार के गरीब विरोधी फैसले लेकर। तो शाम के तिकोना पार्क में चल रहा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और हेल्पर्स का धरना खत्म हो गया है। आपको बता दें कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और हेल्पर्स यूनियन का धरना 119 दिन से भी अधिक समय से तिकोना पार्क में चल रहा था। आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर्स की जिला प्रधान राजबाला ने बताया है कि सरकार ने उनकी 19 में से 16 मांगों को मान लिया है और 2024 से पहले उनकी सभी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया है। इसके अतिरिक्त जिन कर्मचारियों को बर्खास्त किया था उनको भी वापस लेने की मांग मान ली गई है और इसी वजह से अब धरना खत्म कर दिया जाता है। सरकार से 19 स्तरीय मांग थी, उसके बारे में हमने सरकार से और अधिकारियों से बात करी और 16 जो मांगे थी हमारी उन पर सहमति होगी और सरकार ने आश्वासन दे दिया भाई आपका मांग पूरी करेंगे और बाकी मांग जो 2024 में आपकी बगैर आंदोलन के ही लागू करेंगे। ये आश्वासन दे करके साथियों हमें सरकार कर्मचारी हैं उन्होंने उठा दिया और हम उनका स्वागत करते हैं। अगर उन्होंने ये 16 मांगे पूरी नहीं करी तो अब की बार हम आंदोलन उनके कहने से हम आश्वासन पर उठ रहे हैं। अगर अगली बार भी उन्होंने यही वादा रखे 2018 का तो हमें पीछे हटने वाले नहीं है। फतेहाबाद में 118 दिन से जारी आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स की हड़ताल सरकार के वार्ता के साथ ही वापस ले ली गई। ये जानकारी आंगनबाड़ी वर्कर्स एवं हेल्पर्स यूनियन की प्रधान सुनीता और माया ने दी है। निदेशक ने प्रतिनिधिमंडल को बताया कि विभाग ने सभी बर्खास्त आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स को
की सेवाओं को बहाल करने का फैसला किया है। साथ ही 12 मार्च को मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी उमाशंकर की अध्यक्षता में मीटिंग में मांगों पर बिना सहमति के लागू किया जाएगा। आज हमने धरना समाप्त नहीं किया है। 4 तारीख को ज्वाइंट डायरेक्टर के साथ जो बातचीत हुई है स्टेट कमेटी की, और फिर हमारी 5 तारीख को स्टेट कमेटी की इमरजेंसी मीटिंग हुई थी। उसमें फैसला लिया गया है, डायरेक्टर ने हमें आश्वासन दिया है कि जो 12 तारीख को मीटिंग हुई थी सीएम के सेक्रेटरी के साथ, वो आपकी मांगे पूरी की जाएगी और जो टर्मिनेशन है उनको एक कलम से बहाल किया जाएगा, सभी को एक साथ में। जो केस दर्ज हैं वो भी रद्द किए जाएंगे। तो उसी आधार पे हमने हड़ताल को स्थगित किया 1 सप्ताह के लिए। अगर 1 सप्ताह के अंदर जो टर्मिनेशन है उनको बहाल नहीं किया गया और जो हमारी मांगे थी 12 तारीख की मीटिंग में जो उन्होंने मानी थी, अगर उसको पूरा नहीं करते हैं, कोई लेटर वगैरह नहीं आता है, तो हम फिर 1 सप्ताह के बाद दोबारा हड़ताल पर आएंगे। हमारे आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता। तो आंगनबाड़ी वर्कर्स का कहना है कि बिना किसी शर्त के उनकी मांगों को मान लिया गया है और 19 में से 16 मांगों को माना है सरकार ने, और इसीलिए अब इस आंदोलन को या इस प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाने का किसी तरह का कोई औचित्य नहीं बनता है। आगे बढ़ते हैं। गुरुग्राम में सिविल सर्जन कार्यालय के सामने कोरोना काल में अनुबंध के आधार पर रखे गए स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने जमकर प्रोटेस्ट किया है। कर्मचारियों का आरोप यह है कि कोरोना काल बीती जाने के बाद भी उन्हें नौकरी से हटा दिया गया। इसी कड़ी में हमारे ब्यूरो हेड प्रवीण शर्मा की हम बात कर रहे हैं, जिन्होंने कर्मचारियों से बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए आप। काल में अनुबंध के आधार पर भर्ती किए गए सरकारी कर्मचारी, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी आज हड़ताल पर बैठे हैं। उनको क्योंकि हटा दिया गया है अनुबंध से और उनकी ये मांग है कि सरकार उनको किसी ना किसी और डिपार्टमेंट में सेट करे। तो हमारे साथ यहाँ कुछ कर्मचारी मौजूद हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे किस तरह की मांग है आपकी और क्यों आपको हटाया गया है। नमस्कार जी, मेरा नाम सूरज है। हमें कम से कम हमने ज्वाइन किए हुए हो गए होंगे 2-2.5 साल। हम शुरू से ही कोविड में ड्यूटी कर रहे हैं। उस समय की बात है जिस टाइम मतलब शमशान घाट में भी मतलब लाश फूकने की जगह नहीं मिला करती, उस टाइम से हम काम कर रहे हैं। और अब हमें दूध में से जैसे मक्खी निकाल के फेंक दी, उस तरह से फेंक दिया गया है। ना ही हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन है कि भाई आपको निकालेंगे, ना ही हमें पहले बताया था कि भाई आपके लिए इतने दिन के लिए जॉब दी है, नहीं दी है। हम खुद पॉजिटिव हुए हैं। पॉजिटिव होते सराते भी हमें छुट्टी नहीं मिलती थी, ठीक है। पॉजिटिव होते होते भी हम 40 के टेम्परेचर में भी पीपी किट पहन के काम करते थे। और आज हमें ये कह दिया गया कि भाई वही कहानी हो रही है हमारे साथ, तेल खत्म खेल खत्म। तो इसके अलावा चलो कोई बात नहीं, वैसे तो कोरोना अभी खत्म कहाँ हुआ, कोरोना लंबा चलेगा। और ये थोड़ी ना है कि जरूरी थोड़ी ना हम लैब टेक्नीशियन है, लैब टेक्नीशियन का कोरोना का ही काम है। सैंपल और भी है, ब्लड टेस्ट भी होते हैं और भी कई तरह के टेस्ट होते हैं। तो हम यहाँ से तब उठेंगे तब हमारी नौकरी ये लगेगी हमें कि भाई तुम सेफ हो, तब उठेंगे। उससे पहले हम नहीं उठेंगे, ऐसे ही धरना प्रदर्शन करेंगे। और जो हमें जैसी भी कार्रवाई करनी पड़ी उसके लिए हम तत्पर हैं। ये साथी है सारे, कईयों का घर इसी नौकरी के सहारे चल रहा था। अब घर में वही बात है, चून तक के पैसे नहीं है, अब सड़कों पे बैठे हैं। पहले कहते थे भाई कोविड वॉरियर है, कोविड वॉरियर है। अब कहाँ है वो कोविड वॉरियर? कौन थे वो? हमारे जैसे ही तो लोग थे जो हम पेशेंटों से सामने फेस करते थे, उनके टच में जाते थे। कहाँ है बताओ? इनने क्या किया है? किसके थ्रू इनको नाम मिला है? ये सीएमओ सर हो गए और भी हो गए, ये लोगों के घर में थोड़ी ना जाते थे कि भाई पेशेंटों से फेस करते थे। फेस तो हमारे जैसे लोग करते थे ना। हमें क्या मिला है? आज सड़कों पे उतर गए, हम भिखारियों की तरह हांड रहे हैं, नौकरी दे दो, नौकरी दे दो। 2-2.5 साल पहले ये बात नहीं सोची, या हमें ये बताना तक कभी वो नहीं दिया मौका कि भाई लो तुम्हें कहीं और नौकरी ढूंढनी पड़ेगी या क्या है क्या नहीं। अब हम यहाँ से जब उठेंगे जब हमें हमारा हक मिल जाएगा। अब हम देखिए जो बात कह रहे थे कि कोरोना वॉरियर, पहले सच्चे कोरोना वॉरियर सम्मानित किया जाता था, लेकिन आज एक झटके में इनकी नौकरी छूट जाती है और रोजी रोटी का संकट इनके सामने आ जाता है। किस तरह से मांग करते हैं सरकार से कि सरकार अब आपके लिए क्या करे जो आप प्रदर्शन कर रहे हैं? हमारी सरकार से यही उम्मीद है कि हमें एनएचएम के अंदर शिफ्ट किया जाए। कोविड अभी खत्म नहीं हुआ है। गुड़गांव के अंदर आज भी 50 से 60 मरीज पॉजिटिव आए हैं और 30 से 40 सस्पेक्टेड केस हैं। अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है और हम लैब टेक्नीशियन हैं और भी टेस्ट बहुत सारे होते हैं। कोरोना के अलावा बहुत सारी बीमारियां हैं, ये कभी खत्म होने वाली नहीं है। कोरोना एक वायरल हो गया, जैसे पहले डेंगू आया था, डेंगू से भी लोग बहुत डरा करते थे। अब वो हो गया है, सीजनल बीमारी होगी। ऐसे ही कोरोना भी एक सीजनल बीमारी होगी, ये कभी जिंदगी में खत्म नहीं होगी। तो साफ तौर पर ये देखिए बैठे हैं कर्मचारी और इनकी साफ तौर पर ये मांग है कि सरकार इनके साथ न्याय करे और इनको रोजगार उपलब्ध कराए, किसी और डिपार्टमेंट में सेट करे। क्योंकि ये जो कर्मचारी बैठे हैं सभी पैरा मेडिकल स्टाफ हैं, यानी एक ट्रेंड मेडिकल स्टाफ हैं जिनको कहीं भी सरकार एडजस्ट करके
काम ले सकती है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग में कर्मचारियों की पहले से कमी है, ऐसा इन कर्मचारियों ने हमें बताया है। तो सरकार से मांग है इनकी कि इनको कहीं ना कहीं एडजस्ट करके इनके रोजगार को बचाया जाए। कैमरामैन प्रवीण कुमार के साथ प्रवीण शर्मा, हर खबर, गुरुग्राम। बल्लभगढ़ में राजा नाहर सिंह के 201वें जन्मदिवस पर बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह महल में दूसरी बार इसको मनाया गया। इस मौके पर हवन कर राजा नाहर सिंह की प्रतिमा पर फूल अर्पित किए गए, श्रद्धांजलि दी गई। वहीं शहीद सम्मान अभियान दिल्ली के संयोजक चौधरी हरपाल सिंह राणा ने बताया है कि शहीद राजा नाहर सिंह एक महान योद्धा थे और उन्होंने साल 1857 में दिल्ली को 134 दिन में आजाद करवा दिया था। साथ ही कहा कि राजा नाहर सिंह की जीवनी के बारे में लोगों को पता चले, इसके लिए बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह महल में एक पुस्तक संग्रहालय बनना चाहिए। इसके साथ ही महल के अंदर उनकी प्रतिमा भी लगानी चाहिए। आज राजा नाहर सिंह जी का जन्मदिन मनाया गया था और हवन करके, और हर वर्ष की भांति हम पहले जो है शहीदी पार्क में हवन किया करते थे और अब 2 साल से हम राजा नाहर सिंह जी के महल में ही हवन करते हैं और सभी बिरादरी के लोग इसमें अपनी आहुति डालते हैं और हवन, और इसलिए ज्यादा से ज्यादा हम इनमें लोगों को कहने का प्रयास कर रहे हैं कि आने वाली पीढ़ी को पता हो कि हमारे जो ना शहीदों ने क्या क्या कुर्बानियां दी हैं। जो आज हम खुले में सांस ले रहे हैं ये उन्हीं की बदौलत है। मंत्री जी पहले से कहते हैं राजा बल्लू की नगरी बल्लभगढ़ है। आज बल्लभगढ़ के अंदर राजा नाहर सिंह का 200वां साल हम जन्मदिन का मना रहे हैं और अपार खुशी है कि हम राजा बल्लू के पंडित मूलचंद शर्मा विधायक हैं और आज उनकी देखरेख में राजा बल्लू, राजा नाहर सिंह के जो पराक्रम थे उनके चरण कमलों पे हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं और इस बात की भी खुशी है हमें कि हमें एक धरोहर मिली है इस बल्लभगढ़ में और इस धरोहर को हम संभालने का काम करें और बहुत इस धरोहर का नाम ऊंचा करें, क्योंकि दिल्ली से लेके और आज कोसी बॉर्डर तक अगर हमारे पास इस पूरे तीनों जिले में एक धरोहर है तो राजा नाहर सिंह की है। ऐसा है कि राजा नाहर सिंह जी का जो महल है ये आज 201वां जन्मदिन राजा नाहर सिंह जी का मनाया जा रहा है। 200वां जन्मदिन पहली बार पिछले वर्ष यहाँ पर शहीद सम्मान अभियान दिल्ली के द्वारा मनाया गया था। आज वही कार्यक्रम शहीद सम्मान अभियान और जाट समाज मिलकर यहाँ पे कर रहा है। हमारी जो मुख्य मांग है वो ये है कि राजा नाहर सिंह जी का महल है उसमें एक संग्रहालय बने, एक स्मारक बने। चौधरी वीरपाल सिंह जाट है, मैं राष्ट्रीय जाट एकता मंच भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। हम पिछले जो है 10-12 वर्षों से यहाँ लगातार राजा नाहर सिंह के महल के ऊपर जो है जयंती के ऊपर हवन का कार्यक्रम करते हैं और इस बार भी ये 201वीं जयंती है, इसमें कार्यक्रम में हम शामिल होने के लिए आए हैं। ये महल जो है अंतिम धरोहर है राजा नाहर सिंह जी की। जो रानी की छतरी थी उसका जीर्णोद्धार हरियाणा गवर्नमेंट ने करवा दिया है, उसके लिए हरियाणा गवर्नमेंट का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। लेकिन इस महल के अंदर हरियाणा गवर्नमेंट की ओर से होटल चलाए हुए हैं, होटल को बंद करके इस महल को संग्रहालय बनाया जाए। राजा नाहर सिंह के महल को देखने के लिए फिर दूर दूर से लोग आएंगे। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। आप देखते रहिए हर खबर।